आज की क्लास में हम लोग पेट पीवाईक्यू को कंप्लीट करने वाले हैं और ये पेपर है 2023 का, शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है। ठीक है, तो आप लोग अपने पेन और पेपर को लेकर रेडी हो जाइए। इस सेट में हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हिंदी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, डीआई, जो भी क्वेश्चन है सबको एक एक करके सॉल्व करेंगे। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन वायर पर। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन 1 क्या था? शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्तपावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया है? ये आप लोगों का रिवीजन सीरीज है, ठीक है, क्योंकि कुछ दिन बाद आपका एग्जाम होने वाला है। तो अब क्या है, अब आपको दिया जा रहा है एक टाइमर और आप इस टाइमर के हिसाब से अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और टाइमर होता है स्टार्ट। टाइम अप। आई होप आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, पूना। और जिस क्वेश्चन में हमें एक्सप्लेन करने की आवश्यकता होगी, मुझे लगेगा कि नहीं, इस क्वेश्चन में ज्यादा चीजें समझने के लिए मैं आपको वहां पर एक्सप्लेन करके भी बताऊंगी, क्योंकि अभी हमें कई पीवाईक्यूज करने हैं। ये अभी 23 का चल रहा है, शिफ्ट 1 का, शिफ्ट 2 का चलेगा, फिर 4 पेपर होते हैं ना, तो इस प्रकार से 2023 का 4 पेपर कंप्लीट करेंगे, फिर 2022 का 4 पेपर कंप्लीट करेंगे और फिर 2021 का 2 पेपर कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार से पूरे 10 पीवाईक्यू को हम लोग सॉल्व करने वाले, इसलिए आप लोगों के सहायता की आवश्यकता है। मैं जैसे बताऊँ आपको, आप लोग वैसे करते चलिए, ठीक है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा, जिन का क्या अर्थ है? और ये आपके ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन को आप लोग पढ़िए और आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। टाइम अप। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विजेता। किस पर विजेता? इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। और महावीर स्वामी ये कौन थे? ये 24वें तीर्थंकर थे। और सार्वभौमिक सिद्धांत क्या दिया इन्होंने? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है, मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन प्रांतीय केंद्र नहीं था? और ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं और स्टार्ट होता है आपका टाइमर। टाइम अप। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, इंद्रप्रस्थ नहीं है। बाकी 5 राजनीतिक केंद्र कौन कौन से थे? पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला, उज्जैनी, उज्जैन तो हो ही गया, फिर स्वर्णगिरी और एक कौन सा था? तोशाली। ठीक है। और अशोक का जो शिलालेख था, इसको तो हम लोग जानते ही हैं कि विभिन्न भाषाओं में लिखे गए, जैसे कि ग्रीक, प्राकृत, ब्राह्मी, अरामाइक। क्वेश्चन नंबर 4। ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद है? ऑप्शन दिया गया है सतलुज और चिनाब, ब्यास और सतलुज, चिनाब और रावी, ब्यास और झेलम। और ये स्टार्ट होता है आपका टाइमर। टाइम अप। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ब्यास और सतलुज। देखिए, सबसे पहले हम वेद से संबंधित चीजों को समझते हैं कि वेद कितने हैं। 4 वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इनके पुरोहित ऋग्वेद के होता, और यजुर्वेद के अर्धव्यु, और सामवेद के उद्गाता, अथर्ववेद के ब्रह्मा। ठीक है। और वेद त्रयी में कौन कौन से वेद? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है। वेदांग को भी हम लोग समझ लेते हैं। कितने वेदांग है? 6। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ठीक है। और एक आता है आरण्यक। आरण्यक क्या है? इसको भी समझ लेते हैं। ये ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद के बीच की कड़ी है। अब ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? यज्ञ और कर्म कांडों का इसमें विस्तृत वर्णन दिया गया। उपनिषद आया था ना कि आरण्य क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद के बीच की कड़ी है। उपनिषद क्या है? आत्मा, मोक्ष, ब्रह्मा आदि पर गहन चिंतन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5।
1722 में की सूबेदारी सवाई राजा जय सिंह को दी गई थी? किसकी? आमेर की, मालवा की, लखनऊ की या फिर आगरा की? और ये हुआ स्टार्ट आपका टाइमर। टाइम अप। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आगरा की। 1722 में आगरा की सूबेदारी राजा सवाई राजा जय सिंह को दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए? और ऑप्शन दिए गए हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर सी राजगोपालाचारी या अब्दुल निस्तार या फिर सोमनाथ लाहिड़ी। टाइमर स्टार्ट। टाइम अप। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सोमनाथ लाहिड़ी। कौन थे ये? बंगाल से भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 7, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया था? द इंडियन लीग, स्वराज पार्टी या फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन या फिर द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन? टाइम अप। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्वराज पार्टी का गठन किया था। चित्तरंजन दास कौन थे? अध्यक्ष थे इस पार्टी के, और फिर मोतीलाल नेहरू सचिव। याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 8, कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? ऑप्शन है बॉम्बे, लाहौर, कलकत्ता, नागपुर। ठीक है, आई होप आप लोग अटेम्प्ट किए होंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था और जिसे बादशाह खान के नाम से जाना जाता था? सैयद अहमद खान या फिर हकीम अजमल खान या मौलाना अबुल कलाम आजाद या फिर खान अब्दुल गफ्फार खान? और ये स्टार्ट होता है आपका टाइमर। टाइम अप। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। और खुदाई खिदमतगार ये जो आंदोलन का नेतृत्व 1930 से 40 के दशक में किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय स्थित था? दिल्ली, लाहौर, कलकत्ता या फिर सैन फ्रांसिस्को? टाइमर आपका स्टार्ट है। 10 सेकंड का टाइम आपको दिया जाता है, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। टाइम अप। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सैन फ्रांसिस्को। ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है, इसको हम लोग फटाफट देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आया था और इसको हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर। शिरुई, कुमुदनी या फिर लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदनी या फिर लिली है? असम, पश्चिम बंगाल या फिर मणिपुर या त्रिपुरा? टाइम अप। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 12, उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान या मध्य प्रदेश या कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र? स्टार्ट होता है आपका टाइमर।
टाइम अप। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 13? शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है? पूर्वी वर्षा ऋतु, स्थानीय वायु परिसंचरण, या फिर शीतोष्ण चक्रवात, या फिर दक्षिण पश्चिम वर्षा ऋतु मानसून। और स्टार्ट होता है आपका टाइमर। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए क्योंकि ये सब पीवाईक्यू ही है, आपके एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आया हुआ है 2023 शिफ्ट फर्स्ट में। आगे भी हम लोग और करेंगे। ठीक है, टाइम अप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी वर्षा ऋतु मानसून। कि शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा का क्या कारण है? पूर्वी वर्षा ऋतु। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? राखी ग्रीन ग्रेनाइट, मेरी गोल्ड ग्रेनाइट, या फिर काला ग्रेनाइट, या फिर रोजी पिंक ग्रेनाइट। टाइमर स्टार्ट है, फटाफट आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। टाइम अप। इसका राइट आंसर क्या है? रोजी पिंक, गुलाबी ग्रेनाइट। क्वेश्चन नंबर 15, पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? गोवा, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल, या फिर ओडिशा। और स्टार्ट होता आपका टाइमर। टाइम अप। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 16, गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य को कौन मंजूरी देता है? विपणन और निरीक्षण निदेशालय, कृषि मंत्रालय, या फिर राष्ट्रीय सरकरा संस्थान कानपुर, या आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, या फिर कृषि लागत और मूल्य आयोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य को कौन मंजूरी देता है? आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार, राइट टू वर्क की गारंटी देता है? भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम, या फिर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, या वेतन भुगतान अधिनियम 2017, या फिर नागरिकता अधिनियम। ऑप्शन को इलिमिनेट करके भी आप इसका राइट आंसर निकाल सकते हैं। और स्टार्ट होता है आपका टाइमर। इसके बाद हम लोग मैथ और रीजनिंग की भी प्रैक्टिस करेंगे, मतलब कि जो पीवाईक्यू आया है उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टाइम अप। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, काम करने का अधिकार। बाकी ये इलिमिनेट ही हो जाएगा कि भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम कहाँ होगा, फिर वेतन भुगतान से संबंधित अधिनियम, नागरिकता अधिनियम कहाँ होगा। ठीक है, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है? बागवानी, आलू उत्पादन, या फिर पेट्रोलियम उत्पादन, या फिर तिलहन उत्पादन। टाइम अप। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बागवानी से। बाकी और अगर हम लोग देखें, जैसे कि गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू उत्पादन से। ठीक। और स्वर्ण क्रांति अभी हम लोग देख लिए, बागवानी उत्पादन से। इसके बाद क्या है? पेट्रोलियम क्रांति, ये काली क्रांति से संबंधित है, कच्चे तेल और पेट्रोलियम के उत्पादन से। फिर क्या है? तिलहन, तिलहन संबंधित है पीली क्रांति से। ठीक है। और एक श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। और भूरा क्रांति को ये कोकोया उत्पादन और चमड़े से संबंधित है। ठीक है, इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 18 को कंप्लीट करते हैं। चलते अपने क्वेश्चन नंबर 19 पर। बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और स्टार्ट होता है आपका टाइमर। क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए आप लोग। टाइम अप होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। और भारत में बीमा क्षेत्र की नियामक संस्था IRDA है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20,
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए? धारा 100, धारा 101, धारा 135, धारा 130। और स्टार्ट होता है आपका टाइमर। टाइम अप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धारा 100। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है? नाबार्ड, ऋण संघ, लोन एसोसिएशन, या फिर कमर्शियल बैंक, या फिर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। टाइम अप। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नाबार्ड। स्थापना किसकी अध्यक्षता में? श्री वी शिवरामन की अध्यक्षता में। क्वेश्चन नंबर 22। एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, या फिर 12 महीने। टाइमर स्टार्ट। टाइम अप होता है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है। कलकत्ता उच्च न्यायालय, या फिर दिल्ली उच्च न्यायालय, या मद्रास उच्च न्यायालय, या फिर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। स्टार्ट। टाइम अप। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता उच्च न्यायालय। ठीक। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है। क्वेश्चन नंबर 24। पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया? अक्टूबर 1973, नवंबर 1952, दिसंबर 1992, या फिर दिसंबर 1973। टाइमर स्टार्ट। टाइम अप। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित हुआ? दिसंबर 1992 में। क्वेश्चन नंबर 25। वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम या विधेयक प्रस्तावित किया गया था? इलवर्ड बिल, अधिकारों का बिल, या फिर आपराधिक जनजाति अधिनियम, या फिर सिंह भूमि अलगाव विधेयक। और टाइम अप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकारों का बिल। ठीक। क्वेश्चन नंबर 26। साइंस का आ गया अभी पार्ट। कंठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें वाक तंतु होते हैं, या एक हड्डीदार बक्सा है, या श्वास नली में आक्रमण करने वाले रोगजनकों को रोकता है, या फिर यह उपास्थि से बना एक अंग है और ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ता है। और स्टार्ट हुआ आपका टाइमर। टाइम अप। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। इसमें वाक तंतु होते हैं कंठ के संबंध में, इसमें वाक तंतु होते हैं। हड्डीदार बक्सा कहाँ होता है? श्वास नली में आक्रमण करने वाले रोगजन को ये भी नहीं है। यह उपास्थि से बना एक अंग है और ग्रसनी को श्वास नली से नहीं जोड़ता। बाकी ये अपना राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसमें वाक तंतु होते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 27। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है? घनसोल, सोल, एरोसोल, या फिर इमल्सन। क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए आप लोग, आपका टाइमर स्टार्ट है। टाइम अप। तो किस प्रकार का कोलाइड है ये? सोल। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 28।
निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? मेथेनोइक एसिड या फिर इथेनॉल या फिर मेथेनॉल या फिर प्रोपेनॉल? और ये है टाइमर स्टार्ट। टाइम अप। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, मेथेनॉल कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल के अंदर स्थित एकमात्र भौनग्रह है? ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। मेकमेक्स, तेरेस, प्लेटो या फिर फोमिया? टाइम अप। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तेरेस। यहाँ बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल के अंदर स्थित एकमात्र भौनग्रह है? तो ये कौन सा है? तेरेस। ये प्लूटो नहीं होगा, इसको मत लगाइएगा ऑप्शन। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 30 पर। बिछुआ मतलब नेटल की पत्तियों की चुभने वाले बालों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? मेथनोइक अम्ल या फिर एथेनोइक अम्ल या फिर ऑक्सैलिक अम्ल या फिर स्कॉर्बिक अम्ल? टाइमर स्टार्ट। ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है, आप इसको करिए फटाफट। टाइम अप। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, मेथनोइक अम्ल होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 31। अब यहाँ से आपका मैथ स्टार्ट होता है। अब आप लोग पहले इसको सॉल्व करिए कॉपी पर, फिर मैं बताऊंगी इसका राइट आंसर क्या है और इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। क्वेश्चन को पढ़िए और फिर इसका आंसर लगाइए। टाइम इंक्रीज कर दिया जा रहा है। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इसमें आपको टाइमर नहीं दिया जा रहा है, ठीक है? 1 मिनट तक आप टाइम ले सकते हैं इसमें। आई होप आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। आप लोग अपना राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इंग्लैंड न्यूजीलैंड वनडे मैच में बारिश के कारण इंग्लैंड को जीत के लिए 48 ओवर में 324 रन चाहिए थे। शुरुआती 10 ओवर में औसत स्कोरिंग रेट कितना 6 था, लेकिन अगले 10 ओवर में यह बढ़कर 8.5 हो गया। इसके बाद अगले 10 ओवर में यह गिरकर इसके बाद अगले 10 ओवर में यह गिरकर 5.5 पर आ गया और अगले 10 ओवर में फिर बढ़कर 7 पर पहुंच गया। अब मैच जीतने के लिए किस औसत की जरूरत है? देखिए सबसे पहले अगर हमें एवरेज निकालना है तो एवरेज के लिए फॉर्मूला क्या होता है? आंकड़ों का योग अपन आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या क्या दिया गया? कितने ओवर में? 40 ओवर। ये 10 10 10 10 कितना हुआ? 40 ओवर। कितना है 40 ओवर में? 10 इंटू 6, 10 इंटू 6 प्लस करेंगे 10 इंटू 8.5। ठीक। फिर इसके बाद प्लस 10 इंटू 5.5 प्लस 10 इंटू 7। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा ये देखिए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका तो ये कितना हो जाएगा? 60 प्लस 8 इंटू 8 10 इंटू 8 इंटू 5, ये हो जाएगा 10 इंटू 8.5 है ना, तो ये हो जाएगा 85। इसको हम लोग मिटा देते हैं, यहाँ पर कर लगाते हैं। देखिए ये कितना हो जाएगा? 60 प्लस 85 और ये कितना हो जाएगा? 10 इंटू 5.5 मतलब कि 55 प्लस 10 इंटू 7 ये हो जाएगा 70। तो कितना हो जाएगा पूरा ऐड करने पर? 055 10। ठीक है, मतलब 270 हो गया। ठीक। अब कितना रन चाहिए था? 324। 324 माइनस 270 कितना रन हुआ? 54 रन। ठीक। ओवर 48 ओवर में 324, इधर कितने बने? 40 ओवर में, तो ये हो जाएगा 48 माइनस 40 इक्वल टू 8 ओवर। इसको हम लोग मिटाते हैं और आगे अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
देखिए आगे क्या होगा। अब मैच जीतने के लिए हमको औसत निकालना है, तो क्या हो जाएगा ये 54/8 इक्वल टू 7.75। मतलब कि अपना ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, चलते अपने क्वेश्चन नंबर 32 पर। आप लोग सॉल्व करिए इसको। आई होप आप क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे। देखिए इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम में है, इसमें देखना हमें। तो सबसे पहले क्या करिए, 5/8, 9/13, 11/17 है ना। तो आप 5/8 और 9/13 लीजिए। पहले क्या हो जाएगा, 5 × 13 और ये हो जाएगा 8 × 9। तो ये कितना हो जाएगा, 13×25 = 65 और ये 8×9 = 72 है। तो ये बड़ा है ना इससे। तो क्या मतलब कौन सा था, ये 9/13 था। अब ऐसे हम देखते हैं किसका, 9/13 का पहला ये है। अब हम लोग देखेंगे 9/13 और 11/17। ये हो जाएगा 9 × 17, 11 × 13 हुआ, 11×9 = 17 है, 17, 153 और ये हो जाएगा 143। तो ये बड़ा है ना। तो फिर कितना आ गया, 9/13 ये वाला। अब आगे क्या होगा इसमें, देखिए अब लेंगे 11/17 और 5/8। तो ये हो जाएगा 11 × 8 और 17 × 5। तो 88 हुआ और ये कितना हो जाएगा, 17×25 = 85। 88 पड़ा है ना। तो ये हो जाएगा कौन सा, 11/17। तो पहले क्या आया था, 9/13, फिर क्या आया था अपना 11/17 और फिर कौन सा आया था, इसके बाद क्या बचा, 5/8। पहले 9/13 आया था, फिर 11/17, फिर 5/8। मतलब अपना ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें आपको समझ में आएंगी। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 33 पर। ये क्या दिया गया कि 0.081 बाई 0.0064। अच्छा, इसको देखिए, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नहीं है। और फिर इसके बाद ये क्या दिया गया है, ऊपर वाला देखिए ना, इसमें 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। और नीचे अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ठीक, 7 7 मतलब ये सब एक, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा अपना 81/64 और इनटू में क्या है 484/625 और क्या बचा फिर इधर 25/121 रूट में। तो ये क्या हो जाएगा 9/8 और ये किसका स्क्वायर है 484, 22/25 इंटू 5/11, 11 2 × 22, 5 5 × 25। ठीक, तो क्या आ गया अपना, ये आ जाएगा 9/20 आ गया 0.45। ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इनवर्स में है ये 8⁻⁻1 है, 8⁻⁻1 और ये 9⁻⁻1 है। ठीक, और ये 4⁻⁻1 और ये 9⁻⁻1 है। इसको सही कर लीजिएगा। ये हो जाएगा 1/8, इनवर्स में नीचे लाएंगे प्लस में चला जाएगा। फिर -1/9 हुआ, इसकी पावर क्या है -1 है, डिवाइड बाई 1/4 -1/9 की पावर -1। ठीक, अब ये क्या आ जाएगा 9 -8/72 की पावर -1 डिवाइड बाई 9 -4/36 की पावर -1। इजी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 72 मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला जाएगा, फिर 5/36। तो ये क्या हो जाएगा 2 और ये आ गया 5 2 जा 10। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35, इसको आप लोग सॉल्व करिए, फिर मैं बताती हूँ कैसे सॉल्व किया जाएगा इसे। क्वेश्चन है, दिव्या अपने मासिक वेतन का
24% भोजन पर और 15% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करती है। शेष वेतन में से वह 25% मनोरंजन पर और 20% परिवहन पर खर्च करती है। अब उसके पास 10,736 बचे हैं। दिव्या का मासिक वेतन कितना है? देखिए, वो दिव्या जो है मासिक वेतन भोजन पर कितना, 24%, और फिर बच्चों की शिक्षा पर 15%, तो कितना हो गया, 39% हुआ। अब क्या करेंगे, 100 में से 39 माइनस कर देंगे, कितना बचा, 61%। और इसके बाद क्या है, शेष वेतन में से और 25% मनोरंजन में, मतलब कि 25% प्लस 20% कितना हो गया, ये कितना आ गया, 45%। 100 माइनस 45% करेंगे तो ये आ जाएगा 55%। ये 55%, ये 61%, तो 55% ऑफ 61 करेंगे, 55% ऑफ 61%, तो ये कितना आ जाएगा, 33.55% आ जाएगा। अब मासिक वेतन हमको निकालना है ना, तो ये हो जाएगा मासिक वेतन इंटू ये 33.55%, तो ये हो जाएगा 0.3355 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10,736। और आगे आ जाएगा इसके बाद, तब मासिक वेतन कितना हो जाएगा, मासिक वेतन 10,736 0.3355, और जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 32,000। ठीक, इस प्रकार से अपना ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। आई होप आपको समझ में आई होगी, 1 से 2 बार देखिएगा, आपको चीजें समझ में आएंगी। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? सही नहीं है या फिर सही है, सत्य असत्य, ये सब आप लोग ध्यान से देखिएगा। औचक, अक्सर, डवाडोल, अस्थिर, या फिर झिड़कना, पुचकारना, या फिर गाफिल, खबरदार। टाइमर स्टार्ट होता है आपका अब। टाइम अप। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, डवाडोल, अस्थिर। दोनों का एक ही अर्थ है और हमें विलोम युग्म देखना था कि कौन सा सही नहीं है, तो ये सही ही नहीं है क्योंकि दोनों का एक ही अर्थ है। बाकी ये औचक का अक्सर सही है, झिड़कना पुचकाना ये भी सही है, गाफिल खबरदार ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 37, होनहार बिरवान के होठ चीखने पात लोकोक्ति का अर्थ निम्न में से क्या है? होनहार व्यक्ति सदा दिखावा करता है, या फिर होनहार व्यक्ति हमेशा दूसरों के दोष निकालता है, या फिर होनहार व्यक्ति बहुत ही परिश्रम करता है, या फिर होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे जाती है। और स्टार्ट होता है आपका टाइमर। टाइमर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे जाती है। होनहार बिरवान के होठ चीखने पात। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? और ये दिया गया है टाइमर। संचार, पालन ग्रीवा, या फिर मनुष्यत्व, बनावट, रौनक, या पतलून, झल्लाहट, अक्षुणता, या प्लेटफॉर्म प्राधिकरण गिरोह। टाइम अप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पतलून, झल्लाहट, अक्षुणता। हिंदी के लिए ना आप लोग अमरनाथ सर का क्लास देखिए, आपकी हिंदी सुधर जाएगी। ठीक, कोई भी एग्जाम हो आप वहां से हिंदी करिए, बहुत अच्छा सर पढ़ाते हैं हिंदी। क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? महादेवी छायावादी कवयित्री हैं, जब भी आप आओ मुझे मिले, आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, या फिर रामा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा। और आपका टाइमर स्टार्ट है। टाइम अप। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी,
रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा, यह कवियत्री यहाँ गलत दिया गया। और ये जब भी आप आओ मुझे मिले, कोई सेंटेंस ही नहीं बैठ रहा। आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई जी, गलत है ये। चलते अपने क्वेश्चन नंबर 40 पर। कलम के जादूगर किसे कहा गया है? मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, राम वृक्ष बेनीपुरी या फिर मुंशी प्रेमचंद्र। टाइमर स्टार्ट है आपका। टाइम अप। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राम वृक्ष बेनीपुरी को कहा गया कलम के जादूगर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 आपका इंग्लिश आ गया। Choose the antonyms of underlined word from the given options. He is very fastidious about his choice of food. ऑप्शन दिया गया केयरफुल, थॉटलेस, केयरलेस या फिर इनडिस्क्रीट। और टाइमर आपका स्टार्ट। टाइम अप। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, केयरलेस। ठीक है, हमें एंटोनिम्स निकालना था। चलते अपने क्वेश्चन नंबर 42 पर। पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आई एम द पर्सन हु टू बी ब्लेम। यहाँ पर ये गैप है, आप बताइए कि यहाँ पर क्या होगा? एम, आर, इज या फिर वेर। और ये रहा आपका टाइमर। टाइम अप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इज पर्सन हु इज टू बी ब्लेम्ड। 43 विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज इनकरेक्ट। बताइए इसमें से कौन सा स्पेलिंग गलत है। और स्टार्ट होता है आपका टाइमर। टाइम अप। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर डबल एन रहेगा, ANNIVERSARY। ये गलत है, बाकी ये तीनों सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 अटेम्प्ट करिए आप लोग, टाइमर नहीं दिया जाएगा, रीजनिंग के क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप आप लोग अटेम्प्ट किए होंगे। ये क्वेश्चन मैं सही लिख दे रही हूँ, इस प्रकार से है 8900, फिर ये अल्फा करके दिया है, और ये 100 है, और ये फिर 5 थीटा 4, और ये इसके बाद 121, और फिर अल्फा, और फिर 11। अल्फा है, ये रिप्रेजेंट करता है किसको? डिवाइड को। और फिर इसके बाद ये रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस को, और थीटा मल्टीप्लाई को। ठीक, बस ये 3 चीजें दी गई, आप बताइए इसमें क्या होगा। देखिए ये हो जाएगा 8900, अल्फा के लिए डिवाइड है 100, और इसके लिए क्या था? -5। फिर ये थीटा के लिए मल्टीप्लाई है बाई 8, फिर इसके बाद 4 है, और इसके लिए माइनस, और ये फिर हो जाएगा 121 डिवाइड बाई 11। अब कुछ नहीं करना, हमें बस इसको इजी कर देना है। ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा 11 माइनस 5 2 जो 20, वैसे पहले डिवाइड वाला करते हैं, 0000 कैंसिल, 89 माइनस हुआ। ठीक, कितना आ गया? 89 माइनस 31 इक्वल टू 58, मतलब कि अपना ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, 1 से 2 बार आप लोग प्रैक्टिस करिएगा इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 45 संख्याओं की दिए गए क्रम में से गलत संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमें गलत संख्या बतानी है, आप लोग पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, फिर मैं बताती हूँ इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये जो 582 दिया गया, इसमें प्लस आप पहले 23 करिए, कितना आ गया? 605। फिर 605 में आपको माइनस करना है 17, कितना आ जाएगा? 588। अब आपको 588 में प्लस कितना करना है? 23, कितना आ जाएगा? 611। फिर 611 में आपको माइनस करना है 17, तो कितना आ जाएगा? 594। लेकिन यहाँ पर 634 दिया गया, ये गलत संख्या है। ठीक, इस प्रकार से अपना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 46
कैलेंडर का क्वेश्चन है कि 17 जून 1998 को सप्ताह का कौन सा दिन था, बताइए आप लोग, इसको अटेम्प्ट करिए। फिर मैं आपको बताती हूँ कि इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। देखिए यहाँ क्या दिया गया, 17 जून 1998। पहले आप लोगों को मैं कुछ चीजें बता रही हूँ, उसको नोट करिए। अगर हमें मंथ कोड क्या होता है, ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इसके लिए 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6, ये आप याद कर लीजिए। वैसे और भी ट्रिक है जिसमें याद करने की आवश्यकता है, लेकिन ये इजी है हमारे लिए। कैसे याद करेंगे मैं बताती हूँ। 144 किसका स्क्वायर है, 12 का। 25 किसका है, 5 का। 36 किसका है, 6 का। बाकी आप याद कर लीजिए इसको, 1 4 6, 0 0 बीच में है, ठीक है। और इसके बाद शताब्दी कोड आप याद करिए। शताब्दी कोड जैसे है 1400, फिर 1500, उसके बाद 1600, फिर 1700, 1800, 1900 और फिर 2000। तो इसके लिए क्या है, 2। और इसके लिए 0। और इसके लिए है 6। 1700 के लिए 4। अब फिर रिपीट होगा, 2 0 6 और फिर 2100 रहता तो उसका क्या हो जाता, 4। ठीक है, इतना आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं आगे बताती हूँ। आगे रहेगा डेज, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और ये सैटरडे। तो इसका क्या क्या हो जाएगा, देखिए। संडे का 1 2 3 4 5 6 0। इतना आप लोग अपने पेज में लिखिए, फिर मैं बताती हूँ कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या दिया गया, 17 जून 1998 दिया गया है ना। 17 प्लस जून का कितना था, जून का 5, आप लोग नोट किए होंगे तो वहां से देख लीजिए। जून का 5 और फिर इसके बाद शताब्दी ईयर 1900 का क्या है, 0 प्लस 0 प्लस 98 और प्लस लीप ईयर। 98 में कितने लीप ईयर, तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ये 24 प्लस का 24/7। अब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 44/7 और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4। और 4 पे क्या है, 1 2 3, 4 पर क्या है, ट्यूसडे, मतलब कि बुधवार। ये अपना है राइट आंसर। ठीक, इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 को कंप्लीट करते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 47 पर। a प्लस बी का अर्थ है कि a b की माँ है, और a माइनस बी का अर्थ है a b का भाई है, और a% b का अर्थ है a b का पिता है, और a इंटू बी का अर्थ है a b की बहन है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है p q का मामा है, p q का मामा है। तो पहले इसको देखिए, m इंटू पी का क्या मतलब है, a b की बहन है। m p की एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला क्या है कि q n, ए बी का अर्थ है ए बी का भाई है, मतलब क्यू एन का क्या है, भाई है। और एन प्लस एम, प्लस का क्या अर्थ है, ए प्लस बी, ए बी की माँ है, एन एम की माँ है। ठीक है, और इसके बाद एम इंटू बी, ए बी की बहन है, मतलब एन पी की बहन है। और हमें क्या दर्शाना है कि पी क्यू का मामा है, तो इसमें पी क्यू का मामा कहाँ हो रहा है, तो फिर इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 गलत है। अब इसी प्रकार से 2 भी हम लोग चेक कर लेते हैं। 2 क्या है, क्यू एस, मतलब कि ए बी का भाई है, क्यू एस का भाई है। फिर S%P, ए बी का पिता है, एस पी का पिता है। और हमें निकालना है पी क्यू का मामा है, तो ये भी गलत। अब इसको देख लीजिए, P प्लस एस क्या है, ए बी की माँ है, पी एस की माँ है। और
एस बी ए बी की बहन है, मतलब कि एस एन की क्या है, बहन है। और एन माइनस क्यू ए बी का भाई है, एन क्यू का भाई है। और हमें क्या बताना है, पी क्यू का मामा है, तो यहाँ पर पी क्यू का मामा भी नहीं है। इसका मतलब अपना ऑप्शन नंबर डी बच रहा, तो ये सही ही है। और हम लोग एक बार करके देख लेते, बाकी एग्जाम में हमें इसकी करने की आवश्यकता रहेगी नहीं। ठीक, ये क्या दिया गया है यहाँ पर, पी माइनस एम, मतलब कि ए बी का भाई है, पी एम का भाई है, सॉरी पी एम का भाई है। और यम प्लस एन क्या है, यम प्लस एन ए बी की माँ है, एम एन की माँ है, तो ये भाई बहन हुए। और एन और क्यू ए बी की बहन है, मतलब कि एन क्यू की बहन है। तब ये भी मामा तो हुए ना, पी क्यू के मामा, क्योंकि पी एम जो है पी की बहन है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी राइट है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 48 पर। नीचे दिए गए प्रश्न में दो कथन और उसके बाद मतलब कि निष्कर्ष वाला है कि सभी डंडे बंदूक है, कुछ नावे डंडे नहीं है। सभी बंदूकें नावे हैं, कुछ नावे बंदूक नहीं है। निष्कर्ष, अब इसका ऑप्शन कैसे रहता है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है या फिर केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। यदि या तो एक या फिर दो अनुसरण करता है, और या फिर ना तो एक ना तो दो अनुसरण करता है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, 150 मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। जैसे अगर बोले कि सभी ए बी है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 100 और ये हो जाएगा 50। और इसके बाद कुछ नावे डंडे नहीं है, तो ये हो जाता है 50 और ये हो जाता है 100। हमें गोला गोली बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्लास देखेंगे, 100 100 को मिलाएंगे या फिर 100 50 को मिलाएंगे। तो देखिए क्या दिया गया, सभी बंदूक नावे हैं, सभी बंदूक नावे हैं, 50 है ये, यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 और ये 50, तो सभी बंदूक नावे हैं। तो ये वाला गलत है यहाँ पर, क्योंकि देखिए अब 50 और ये 100 है, तो ये कैसे हो जाएगा। फिर अब कुछ नावे बंदूक नहीं है, कुछ नावे बंदूक नहीं है, तो ये 50 और ये 100 करके देखिए, कुछ नावे बंदूक नहीं है, 50 50 का मैच हो गया। और फिर बंदूक ये 100 है और यहाँ ये 50 है, तो ये भी नहीं होगा। मतलब कि अपना ऑप्शन नंबर डी ना तो एक ना ही दो अनुसरण करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 49, मेनम वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कहाँ स्थित है, सिक्किम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रामप्पा मंदिर, जिसे वर्ष 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, उसका निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया था। और ये स्टार्ट होता है आपका टाइमर। टाइम अप। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, काकतीय। इस प्रकार से हम लोग 50 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। और ये अपना पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, 50 क्वेश्चन का पार्ट 1 कंप्लीट। और कल की क्लास में हम लोग पार्ट 2 को कंप्लीट करेंगे, और धीरे धीरे करके जब तक अपना एग्जाम होगा हम लोग पीवाईक्यू को कंप्लीट कर लेंगे, वो चाहे 2023 का हो, 22 का हो या फिर 21 का हो। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और हाँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे तो और नई नई चीजें ऐसे आती रहेंगे अपने चैनल पर। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पीवाईक्यूज के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।